Good morning, students. Today we are going to discuss our social science paper. What is the pattern of the question paper? Question paper का pattern कैसा रहेगा? How many questions are coming in our question paper? Total कितने questions आएंगे? How can we solve them? With example of question paper, we are discuss all about that. Let's start. Our question paper is 80 marks. कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और जो टाइम अलाउड है वो 3 आवर्स है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको रीड करना है। जैसे कि देयर आर 38 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 38 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। द क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शंस। ये भी ध्यान रखना है कि कितने सेक्शंस होंगे। 4 सेक्शंस हैं। ए में आपको हिस्ट्री, सेक्शन बी में ज्योग्राफी, सेक्शन सी जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी आपका इकोनॉमिक्स का होगा। यानी अलग अलग सेक्शन में आपका अलग अलग सब्जेक्ट आएगा। ईच सेक्शन इज ऑफ 20 मार्क्स। मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सारे सेक्शंस हैं वो आपके 20 मार्क्स के होंगे। and has multiple choice questions, very short answer, long answers और case based questions, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप भी मिलेंगे। वेरी शॉर्ट जो आंसर वाले क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे, शॉर्ट आंसर वाले और लॉन्ग और केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स ईच। यानी जो क्वेश्चन आपका बहुत ही छोटे आंसर में आपको देना है वो 2 मार्क का होगा और ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। आपको 40 वर्ड से ज्यादा उसका आंसर नहीं देना है। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स ईच। आपके जो शॉर्ट टाइप आंसर्स या क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स का होगा। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीडेड 60 वर्ड्स। जो उसकी जो वर्ड्स लिमिट होगी वो 60 वर्ड्स होगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स ईच। मीन्स जो आपके लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं उनको आप करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीडेड 120 वर्ड्स। ये जो वर्ड्स लिमिट होगी आपकी इन आंसर्स की वो होगी 120 वर्ड्स। देयर आर केस बेस्ड क्वेश्चंस विद 3 सब सेक्शंस। कि आप उसके बाद जो आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो केस बेस्ड हैं, उसमें आपको 3 सब क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। यानी प्रत्येक जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स के होंगे। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीडेड 100 वर्ड्स। इसमें वर्ड्स लिमिट जो होगी वो आपकी 100 वर्ड्स होगी। द मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स विद 2 पार्ट्स, सेक्शन ए हिस्ट्री और सेक्शन बी ज्योग्राफी 3 मार्क्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मैप के ऊपर आधारित क्वेश्चंस होंगे वो 2 सेक्शन में आपको मिलेंगे। सेक्शन ए में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें और सेक्शन बी में भी ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसमें भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे। 3 नंबर का जो है वो आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन होगा और 2 नंबर का आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 2 जगह आपको मैप वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। ओवरऑल कोई भी चॉइस नहीं है क्वेश्चन पेपर की। However, an internal choice has been provided in few questions. लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनमें इनको आपको चॉइस मिलेगी। Only one of the choices in such questions must be attempted. और जहां चॉइस वाले क्वेश्चन है वहां आपको केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। In addition to this, इसके अतिरिक्त note that a separate question has been provided for visually impaired candidates in lieu of questions having visual inputs, maps, etc. कि जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स अगर आते हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए, जैसे मैप वाले हो या फिर विजुअल इनपुट वाले जो हैं, तो वो आपको नहीं करना है। सच क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड बाय विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो केवल विजुअली इम्पेयर्ड वाले हैं, उन्हीं को करना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है।
अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। सेक्शन ए जो बताया था आपको हिस्ट्री, इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 1 मार्क्स का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द राइट टू लेवी टैक्सेस इन द फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। यानी 1789 में जो प्रथम क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति थी, उससे पहले किसे फ्रांस में कर लगाने का अधिकार था? टैक्स लेवी करने का अधिकार किसको था? तो इसका आंसर जो होगा आपका ई स्टेट जनरल। ये जो थी ये 1789 से पहले फ्रांस में कर लगाने का अधिकार रखती थी। यानी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू टाइप होंगे लगभग हर सेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द करेंसी ऑफ फ्रांस विच वाज अबोलिश्ड इन 1794। वे उस फ्रांसीसी करेंसी या मुद्रा का नाम बताना है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। अबोलिश यानी समाप्त करना, तो वो आपकी लिवरे, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द गुज्जर बकरवाल नोमैडिक हर्डर कम्युनिटी इज ए रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। जो गुज्जर बकरवाल जो खानाबदोश सरवाहा समुदाय, गुज्जर बकरवाल, जब आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें आया था कि गुज्जर बकरवाल जो खानाबदोश सरवाहा समुदाय है वो कहाँ के निवासी है? तो जम्मू एंड कश्मीर, डी ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो है वो आपका असर्शन और रीजन वाला आएगा। यानी एक तो आपका अभिकथन आएगा और दूसरा उसका रीजन या कारण। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, एक चॉइस करनी है कौन सा राइट है। तो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, देन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो असर्शन यानी अभिकथन क्या है कि मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वर नोन एज सांसकुलोर्स। जो आपका जैकोबिन क्लब है उसके जो लोग हैं उन्हें सेंस क्लोट्स के नाम से जाना जाता था। रीजन द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैकोब जो क्लब है, जैकोबिन क्लब है, इसके सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध जो लोग हैं। यानी प्रोस्पेरस समृद्ध, लेकिन वो क्या है, कम समृद्ध लोगों से बना हुआ था। ऐसे समृद्ध लोग की समाज कौन सी थी? जैकोबिन क्लब। तो इसमें आपको इसका उत्तर देना है। यानी कि आपका जो कह सकते हो कि ये भी सही है कि मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब है वो सेंस क्लोट्स के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और जो जैकोबिन क्लब के लोग हैं वो मेनली क्या है, लेस प्रोस्पेरस है, तो ये भी आपकी सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू कोंकणी फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम द अराइवल ऑफ द देनगर हर्डर कम्युनिटी। कि जो आपका कोंकणी फार्मर्स हैं उनको जो देनगर चरवाहा समुदाय है उसके आने से क्या क्या फायदे हो सकते थे, वो उसको बेनिफिट कैसे मिले कोंकणी फार्मर्स को? कोंकणी फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम द डेंगर हर्डर कम्युनिटी इन द फॉलोइंग वेज। निम्न तरीके से जो कोंकणी फार्मर्स है उनको जो डेनगर हर्डर कम्युनिटी जो है, डेनगर जो आप चरवाहा समुदाय है उसके आने से क्या क्या फायदे हुए? तो द डेनगर हर्ड्स फ्लॉक्स which include sheep and goats graze on the fields of the कोंकणी farmers after the harvest। कि जो देनगर हड्ड या चरवाहा समुदाय के जो झुंड थे, किसके? भेड़ और बकरियों के, वो क्या करते थे, कोंकणी फार्मर्स के जो खेत थे उनमें फसल के बाद चरते थे। और चरने के बाद क्या हुआ कि द एनिमल्स लीव बिहाइंड मैन्यूर। कि जो जानवर है वो अपने पीछे क्या छोड़ते थे? खाद, मैन्यूर यानी खाद। विच एक्ट्स एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर द सोयल। जो जमीन के लिए क्या थी, एक प्राकृतिक खाद का ऑप्शन थी, फर्टिलाइजर थी नेचुरल।
और इनरिचिंग इट फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, जिससे उनको जो अगली फसल है उसमें फायदा हो जाता था। भी जो मैन्यूर होती थी, खाद भेड़ बकरी होगी, मुझसे जमीन को आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्व मिले, जिससे उनको अगली फसल है उसमें बेनिफिट होता था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन द ऑनसेट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि जो फ्रांसीसी क्रांति की स्टार्टिंग थी यानी शुरुआत थी, उसकी शुरुआत में जो मिडिल क्लास के लोगों की भूमिका थी उसका वर्णन करना है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसकी शुरुआत में जो मिडिल क्लास के लोग थे उनकी क्या भूमिका रही है, हमें उसको डिस्कस करना है। The middle class played a significant role in the onset of the French Revolution. जो मिडिल क्लास थी, मध्यम वर्ग था, उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। They were a growing social group. वो एक उभरते हुए सामाजिक समूह थे। That included merchants, जिसमें क्या क्या शामिल था, व्यापारी, लॉयर्स आपके वकील, एंड ऑफिशियल्स जो अधिकारी थे, who were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. भाई जो मध्यम वर्गीय परिवार था उसमें कौन कौन शामिल थे, आपके मर्चेंट भी थे, लॉयर्स भी थे, और ऐसे ऑफिशियल थे जो क्या थे, शिक्षित थे, एजुकेटेड थे, और इस बात में विश्वास करते थे कि कोई भी जो ग्रुप है, समाज का ग्रुप है, उसको जन्म के आधार पर भेदभाव या प्रिविलेज ना हो। They were inspired by the ideas of philosophers like John Locke and Jean-Jacques Rousseau, who advocated for a society based on freedom and equal laws. ये उनका जो किससे प्रेरित थे, कुछ दार्शनिक थे जैसे लाइक जॉन लॉक और जैन जैक्स रूसो, जिन्होंने किसके लिए काम किया था कि जो कोई भी सोसाइटी जो किस पे आधारित है, स्वतंत्रता पर और समान कानून पर। The middle class articulated these ideas and led the movement against the feudal system and the privileges of the clergy and nobility, providing the intellectual and political leadership for the revolution. अगर आप इसको करना चाह रहे हो तो यहां तक कर सकते हैं कि the middle class played a significant role in the onset of the French Revolution. They were a growing social group that including merchants, lawyers and officials. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका, व्हाई वाज द राइन ऑफ रोबेस्पियर नोन एज द राइन ऑफ टेरर, एक्सप्लेन, कि रोबेस्पियर का जो शासन था वो आतंक का शासन क्यों कहा जाता था। किसका, रोबेस्पियर का, किसका शासन है, आतंक का शासन, आतंक का शासन कहा गया है, ऐसा क्यों था। यहां आपको चॉइस मिलेगी, इसके अथवा में जो आपको इजी लगे कि एक्सप्लेन एनी 5 इंपैक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड, कि फ्रांसीसी क्रांति के संसार पे जो 5 प्रभाव पड़े वो बताने हैं। तो आपको दोनों में से जो इजी लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन करना आपको एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था अपना कि द राइन ऑफ रोबेस्पियर वाज नोन एज द राइन ऑफ टेरर, कि रोबेस्पियर के जो शासन काल है उसको आतंक का शासन काल कहा जाता था, बिकॉज क्योंकि हिज पॉलिसी ऑफ सेवरे कंट्रोल एंड पनिशमेंट, उसकी जो कठोर नियंत्रण और दंड की नीति थी उसके कारण उसके शासन काल को आतंक का शासन काल कहा जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, फ्रॉम 1793 टू 1794, 1793 से लेकर 1794 तक की जो अवधि थी, रोबेस्पियर's गवर्नमेंट एग्जीक्यूटेड एनीवन he saw as an enemy of the republic, including ex-nobles, clergy and even members of his own party who disagreed with his methods. यानी 1793 से लेकर 1794 तक रोबेस्पियर ने उन सभी लोगों को फांसी दे दी जिन्हें वो क्या करते थे, इनेमी ऑफ द रिपब्लिक, यानी गणतंत्र का शत्रु मानते थे। जो गणतंत्र है, रिपब्लिक, उसका शत्रु जिसे मानते थे, जिसमें कौन कौन शामिल थे, एक्स नोबल्स यानी पूर्व कुलीन थे, तो क्लर्जीमैन थे यानी पादरी,
और खुद की पार्टी के लोग जो उसकी वीडियो से क्या थे, असहमत थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अरेस्टेड, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ट्राइड बाई ए रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, कि एक क्रांतिकारी जो न्यायाधिकरण था उसके थ्रू उन पे क्या किया गया, एक मुकदमा चलाया गया और गिलोटिनाइड, उन्हें जो गिलोटिन है उस गिलोटिन से मार दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना कि हजारों लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें गिलोटिन देकर मारा गया। दिस पीरियड ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, ये जो अवधि थी वो अत्यधिक हिंसा की थी। एंड रिप्रेशन लेड टू द नेम राइन ऑफ टेरर, और इसे दमन के काल को क्या कहा गया, आतंक का शासन काल कहा गया। इतना दमन हुआ, रिप्रेशन मीन्स दमन, और अत्यधिक हिंसा, अत्यधिक हिंसा, इसके कारण इस शासनकाल को आतंक का शासनकाल कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आपको बताया था 4 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस है वो 1 मार्क्स के हैं और 1 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। तो पहले हमें इस पैसेज को रीड करना है और उसके बाद आगे के आंसर्स देने हैं। तो इन इंडिया, भारत में, द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू, कि वन उत्पादों का जो व्यापार है, किसका व्यापार है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वन उत्पादों का जो व्यापार है वो नया नहीं था। फ्रॉम द मेडिवल पीरियड ओनवर्ड्स, कि आप कह सकते हो कि जो मध्यकाल था, कब से, मध्यकाल से ही, वी हैव रिकॉर्ड्स ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज ट्रेडिंग एलिफेंट्स एंड अदर गुड्स लाइक हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क, कोकून्स, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेज, फाइबर्स, ग्रासेज एंड गम्स एंड रेजिन्स थ्रू नोमेडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजारास। क्या आप कह सकते हैं कि मध्यकाल से ही जो आदिवासी समुदाय थे, आदिवासी जो समुदाय थे, उनके द्वारा जो हाथियों का व्यापार किया जाता था और अन्य चीजें जैसे हाइड्स मीन्स खाल, हॉर्न्स यानी सींग, या आपका सिल्क कोकून हो गया यानी रेशम का कोकून, आइवरी हाथी दांत, हाथी दांत, बैम्बू बांस, स्पाइसेस मसाले, फाइबर्स, ग्रासेज यानी जो घास था, गम्स यानी गोंद, एंड एजेंट्स थ्रू नोमेडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजारा, वे जो नोमेडिक यानी खानाबदोश, कि जो बंजारा जैसे खानाबदोश समुदाय थे, उनके माध्यम से जो आदिवासी समुदाय था वो हाथी दांत हो गए, खाल हो गए, सिल्क कोकून हो गया, बांस हो गए, मसाले, फाइबर, ग्रास, गम, इन सब का व्यापार करते थे। विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन जो ब्रिटिश है, अंग्रेजों के आने के बाद से ही, हाउएवर ट्रेड वाज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, भाई ये जो व्यापार है ये पूर्णतः किसके द्वारा नियंत्रित होने लगा, सरकार के द्वारा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पार्टिकुलर एरियाज। अब जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या कर दिया कि कई जो बड़ी यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म थी उनको ये अकेले को अधिकार दे दिया कि वो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ निश्चित एरिया में अकेले ही क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, एकमात्र अधिकार दे दिया उनको। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड, भाई वहां पे जानवरों को चराना और शिकार करना लोकल पीपल के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। और इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, मैनी पैस्टोरलिस्ट एंड नोमेडिक कम्युनिटीज लाइक द कोरवा, कराचा एंड येरुकुला वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। ऐसा करने के बाद या इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी के जो कोरवा, कराचा और जो रेडुकुला जो प्रजातियां थी, जैसे कह सकते हो कि मैनी पैस्टोरलिस्ट मीन्स पशुपालक,
और खानाबदोश, ऐसी जनजातियों ने अपना निवास स्थान खो दिया, अपनी आजीविका खो दी। सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स, इसलिए उनमें से कुछ को आपराधिक जो जातियां हैं वो कहा गया। एंड वर फोर्स टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशंस अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, उनको फोर्स किया गया कि वो कारखानों में, खदानों और बागानों में काम करे, और किसकी निगरानी में? गवर्नमेंट की निगरानी में। इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देने हैं, जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस आपके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, सेकंड भी आपका 1 मार्क्स और थर्ड भी 1 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वर ट्रेडेड इवन बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश के आने से पहले कौन कौन से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनका व्यापार किया जाता था। तो बेटा आपका सबसे सेकंड लाइन में आया है। कि ट्रेडिंग एलिफेंट्स एंड अदर गुड्स लाइक हाइड्स, horns, silk, cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, grasses, gums and rice through nomadic communities like the बंजारा। ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ये जो गुड्स यहाँ पूछी गई है वो कौन कौन से हो जाएंगी? एलिफेंट्स हो गया, अदर गुड्स लाइक हाइड्स जैसे खाल हो गया, सींग हो गया, सिल्क, कोकून हो गया, हाथी दांत, बैम्बू बांस, मसाले, फाइबर्स, घास और गोंद वगैरह जैसे जो भी चीजें हैं वो इसमें आपकी आ जाएंगी। यानी ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अपना, व्हाट चेंज टुक प्लेस इन दिस ट्रेड आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। तो आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश द ट्रेड वाज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। वे ब्रिटिश के आने के बाद पूरा का पूरा व्यापार किससे नियंत्रित होने लगा? सरकार के द्वारा। लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स वर गिवन द सोल राइट, बड़ी जो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स थी उनको एकाधिकार दिए गए टू ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कि जो फॉरेस्ट उत्पाद है, वन उत्पाद, उनमें एकाधिकार दे दिए गए। लोकल कम्युनिटीज वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बेजिंग एंड हंटिंग, कि जो वहां की लोकल कम्युनिटीज थी उनको वहां पर पशुओं को चराने और शिकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका आप में कि व्हाट इम्पैक्ट डिड दीज चेंजेस हैव ऑन द लिव्स ऑफ रेसिडेंट्स, एक्सप्लेन, और इस प्रभाव ने वहां के लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव डाला। तो ये जो परिवर्तन हुए थे इसने वहां के लोगों पे क्या प्रभाव डाला वो हमें बताना है। तो द चेंज हैड ए सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लिव्स ऑफ द रेसिडेंट्स, एक नकारात्मक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था वहां रहने वाले निवासियों के। मैनी पेस्टोरलिस्ट एंड नोमेडिक कम्युनिटीज, कई जो पशुपालक और खानाबदोश समुदाय थे, हु डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट ट्रेड फॉर देयर लिवलीहुड, जो अपनी आजीविका के लिए वन उत्पादों पर निर्भर थे। लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, उन्होंने अपनी आय का जो स्रोत था उसको खो दिया। सम वर लेबल्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स, कुछ के ऊपर आप कह सकते हो कि क्रिमिनल जो है उसका टैग लग गया, आपराधिक जो प्रजातियां हैं। एंड वर फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, और सरकार के नियंत्रण में उनको फैक्ट्रियों में, माइंस में और जो बागान है उन पे काम करने के लिए फोर्स किया गया था। तो आपका मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपका 2 मार्क्स का ही ध्यान रखना है। कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का, यानी 2 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको जो है कि विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स है उनके क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चंस आपको ये नहीं करने हैं, आपको केवल ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस करने हैं। क्यों द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 2 प्लेसेज आर मार्क्ड एज आई एंड बी, आई और बी के रूप में 2 स्थानों का क्या दिया गया है? मार्क किया गया है।
आइडेंटिफाई these places with the help of the information given below and write on the lines drawn near them. ये आपको इंडिया के मैप में क्या करना है, इन चीजों को मार्क करना है। जैसे आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। सितंबर 1920 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था वो बताना है। और आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर महात्मा गांधी लेड ए मूवमेंट फॉर कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स, कि महात्मा गांधी ने कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए जो आंदोलन किया था वो कहाँ किया था वो हमें बताना है। ये सारी चीजें हमें इंडिया का जो मैप है उसमें फिल करनी है। उसके बाद हम सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। ज्योग्राफी सेक्शन भी आपका कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स। स्टार्टिंग में आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें असर्शन और रीजन मिलेगा, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग उत्तर देने हैं। तो असर्शन आपका है कि द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज वेरी फर्टाइल। नॉर्थर्न प्लेन्स जो है वो भारत के वो क्या बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं। इसका रीजन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ खादर, कि अधिकांश जो भाग है वो नॉर्थर्न प्लेन का वो किससे बना हुआ है, खादर से। तो इसमें आपका ये तो सही है, कथन तो राइट है, लेकिन स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है कि बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू है तो ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ विशेषता दी गई है जिनके आधार पर भारत का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन है, वो बताना है। ये किसके हैं? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स अलोंग द पेनिनसुला प्लेटुआ, कि जो आपकी संकरी पट्टी के रूप में जो आपके प्रायद्वीपीय पठार हैं, प्रायद्वीपीय जो पठार हैं उसके साथ साथ स्थित हैं। इट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द अरेबियन सी ऑफ द बे ऑफ बंगाल, ये आप कह सकते हो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। वन ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू इट इज द कावेरी, और इससे होकर जो नदी बहती है वो कौन सी है, कावेरी। तो कावेरी नदी जो है वो कहां से बहती है, आपके जो कोस्टल प्लेन्स हैं, सी वाला ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी जो है आपका द कोस्टल प्लेन्स, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट ऑप्शन। कि द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू, कि लूनी नदी कहां से होकर बहती है। तो लूनी नदी जो था वो कहां से हुआ था, इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल में से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि द ईस्टर्न नेबर ऑफ इंडिया, भारत का ईस्टर्न जो पड़ोसी है वो कौन सा है, पूर्वी पड़ोसी। तो भारत के पूर्व में कौन है, बांग्लादेश है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका 2 मार्क्स का है, ध्यान रखना। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स, 2 नंबर का है। कि मेंशन द फीचर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, जो आपकी सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली जो है उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है, वो बतानी है कि कौन सी जो है वो सिंधु नदी प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो द इंडस रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स इन द वर्ल्ड। वे जो अपनी सिंधु नदी प्रणाली है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। वे जो रिवर बेसिन्स हैं वो सबसे लार्जेस्ट है उनमें से एक है। इट्स मेन फीचर्स इंक्लूड, मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, कि द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द सिस्टम। ये जो सिंधु नदी है वो इस प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। ओरिजिनेटेड इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, और तिब्बत में जो मानसरोवर झील है यहां इसका उद्गम होता है। इट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड देन इंटर्स पाकिस्तान, भाई जम्मू और कश्मीर से बहती हुई और किसमें प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर द झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज।
वे इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान। और इस बेसिन का एक बड़ा हिस्सा कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में भी स्थित है। तो ये थी आपकी इंडस रिवर सिस्टम। मुख्य विशेषताएं आपको बता दी कि जो सिंधु नदी है, इंडस नदी है, वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसका उद्गम तिब्बत के निकट जो मानसरोवर झील है वहां पे हुआ है। ये जम्मू कश्मीर से तो ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद मुख्य जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। और इसका एक बड़ा हिस्सा कहां पे है? पाकिस्तान में भी स्थित है। 15 है आपका, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ये भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, इंडिया का जो भौगोलिक विस्तार है उसका वर्णन करना है। ये जो 15 नंबर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखना है। कितने नंबर का है? 3 मार्क्स का। तो द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज वेस्ट एंड डाइवर्स। भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो एक तो है विशाल, वेस्ट यानी विशाल और विविध है, विशाल और विविध है। तो सबसे पहले लैटिट्यूडिनल एक्सटेंस, जो आप कह सकते हो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम approximately 8 डिग्री 4 मिनट 9 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कहां पर स्थित है? कि लगभग 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 36 डिग्री 6 नॉर्थ अक्षांश तक फैला हुआ है। इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट यानी देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार कहां तक है? इट स्पेंड्स फ्रॉम approximately 69 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये मुख्यतः कह सकते हो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो देशांतरीय विस्तार है वहां तक फैला हुआ है। फिर एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इंडिया हैज ए टोटल लैंड एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी बाउंड्रीज यानी सीमाएं, तो इट इज बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ। भाई इसके नॉर्थ में, उत्तर में किससे घिरा हुआ है? हिमालय से। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, पूर्व में अरब सागर से, वेस्ट सॉरी पश्चिम में अरब सागर से। ईस्ट, पूर्व में आपकी बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, दक्षिण में जो भारतीय महासागर है उससे घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहां आपको चॉइस मिलेगी, कोई सा भी क्वेश्चन करो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। जो आपको इजी लगे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका कि मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालय रिवर्स। हिमालय नदियों की विशेषताओं को बताना है। और मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, आपकी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका वर्णन करना है, उनकी विशेषताएं बतानी है, या फिर हिमालय नदियों की विशेषता बतानी है। तो हमें जो इजी लगता है हम उसको पहले करते हैं। तो हिमालय रिवर्स आर पेरेनियल, मीनिंग दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। कि हिमालय की जो नदियां हैं वो क्या है? 12 मासी है, यानी वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, जिनमें पूरे साल क्या रहता है? पानी, वर्ष भर पानी रहता है। एज दे आर फेड बाय बोथ रेनफॉल एंड मेल्टिंग स्नो एंड ग्लेशियर्स। वो किससे पोषित होती है? वर्षा जल से, और जो बर्फ और ग्लेशियर्स पिघलते हैं उनसे भी उनमें पानी आता रहता है। नंबर 2 है इसकी, दे हैव लॉन्ग कोर्सेज। इनका जो मार्ग है वो क्या है? लंबा है, लॉन्ग है, मार्ग भी लंबा है। फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी, जो पर्वतों से किस ओर बहती है? समुद्र की ओर बहती है। दे फॉर्म लार्ज डेल्टाज, बड़े डेल्टाज का निर्माण करती है। एंड कैरी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट, और गाद को बड़ी मात्रा में अपने साथ ले जाती है। दे आर इन द यूथफुल स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट,
भाई अपनी विकास जो है उसकी युवावस्था में होती है। क्रिएटिंग डीप जोर्स, भाई गहरी खाइयां। वी शेप वैलीज, वी आकार की घाटियां। और रेपिड्स यानी तेज बहाव, उसका निर्माण करती है। भाई अपनी जो विकास की युवावस्था में है इसलिए इनमें बहाव भी तेज होता है, जिसके कारण गहरी खाइयों का निर्माण होता है, वी शेप की घाटियों का निर्माण और तेज बहाव का निर्माण होता है। ये थी आपकी हिमालय की नदियां। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, वो भी आपका कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। ये ध्यान रखना है। यहाँ भी आपको चॉइस मिलेगी, कोई सा भी आप करो जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। उसके 5 नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, सजेस्ट सम मेजर्स टू एलिमिनेट रिवर पोल्यूशन। ये जो नदी प्रदूषण है उसको समाप्त करने के उपाय बताने हैं। एलिमिनेट यानी समाप्त करना। इसके अथवा में राइट द इंपोर्टेंस ऑफ रिवर इन इकोनॉमिक्स ऑफ एनी कंट्री। किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व बताना है। तो जो इजी लगे आप उसको कर सकते हो, लेकिन करना आपको दोनों में से एक ही है, वो ध्यान रखना। तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम बीइंग डंप्ड इनटू रिवर्स। भाई क्या करना है? स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, कानून का कठोरता से पालन या सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, कि जो औद्योगिक और घरेलू जो कचरा है वो उसको नदियों में डंप करने का जो है उसको रोकने के लिए कठोर कानून है उसका निर्माण करना चाहिए या उसको लागू करना चाहिए। नंबर 2 है, सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। भी सेटिंग करनी चाहिए किसकी? जो कह सकते हो कि जो सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना और रख रखाव करना चाहिए। टू ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर इट इज रिलीज इनटू रिवर। जो वेस्ट वाटर है उसको नदियों में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। नंबर 3 है, प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस। भाई जो कह सकते हो कि आप जन जागरूकता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। किसके बारे में? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स। नदियों, साफ नदियों का महत्व है। एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है, प्रदूषण का जो नकारात्मक प्रभाव है और साफ नदियों का महत्व है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। फोर्थ है, इंकरेजिंग द यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। भाई ऐसे उत्पाद या कह सकते हो कि पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद हैं उनको यूज के लिए बढ़ावा देना चाहिए। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि आप कह सकते हो कि जो टिकाऊ कृषि पद्धति है। टू रेड्यूस केमिकल रन ऑफ, कि रासायनिक अपवाह को कम करने के लिए। भैया हम खेतों में क्या करते हैं, खाद वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या डालते हैं? रासायनिक दवाइयां डालते हैं, केमिकल डालते हैं, जिससे क्या होता है? पोल्यूशन ही होता है। और वो पानी फिर बहता हुआ, अगर कोई बाढ़ वगैरह आई तो वो पानी नदियों में चला जाता है बहता हुआ, उससे क्या होता है? ज्यादा पोल्यूशन होता है। ये थी हमें कुछ उपाय थे हमारी नदियों को पोल्यूशन या पोल्यूट होने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा वो आपका बताया था मैंने कि मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके 3 मार्क्स के हैं। टोटल 3 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। इससे पहले जो हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपके आए थे मैथ के, वो 2 क्वेश्चन थे। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिंबल्स एंड राइट देयर नेम्स। इन 4 में से आपको 3 करने हैं, सही सिंबल का यूज करना है, सही जगह इनको मार्क करना है। तो यहाँ आपको देखो डैम के बारे में बताया गया है। तो जैसे आप डैम को करोगे तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि है कहाँ पे। तो आपका जो सलाल डैम है वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है। टिहरी डैम कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में। टिहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड में। जो आपका जो हीराकुंड है वो है ओडिशा में। और राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान में। तो आपको इंडिया के मैप में क्या ध्यान देना है कि राजस्थान वाला पोर्शन है वहां आपको सही जगह चुन के किसको बताना है? राणा प्रताप सागर को। सलाल डैम आपका जम्मू एंड कश्मीर, टेहरी डैम उत्तराखंड में, हीराकुंड आपका ओडिशा में।
कोई भी 3 आप कर सकते हो। नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो विजुअली इंपेयर्ड के लिए हैं, तो इस ओर आपको ध्यान देना ही नहीं है, आपको केवल ऊपर वाले क्वेश्चन करने हैं। फिर सेक्शन सी में आते हैं, और सेक्शन सी भी हमारा कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। सेक्शन सी भी कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट, कि सही ऑप्शन का चूज करके आपको। तो क्वेश्चन आ, हेड ऑफ द स्टेट विल एन इलेक्टेड वन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजीशन। राज्य का मुखिया क्या होगा? इलेक्टेड होगा। किसी भी राज्य का मुखिया इलेक्टेड यानी निर्वाचित होगा, और हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगा, यानी वंशानुगत नहीं होगा। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? रिपब्लिक यानी गणतंत्र कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है, यानी जो गणतंत्र है उसमें का जो मुखिया होगा राज्य का वो चुना हुआ होगा, ना कि वंशानुगत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लोकतंत्र के संबंध में नीचे कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, सही बात है। एक व्यक्ति 1 वोट और 1 मूल्य, ये एकदम सही है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, भी कानून के शासन होता है, अधिकारों का सम्मान होता है, ये भी सही है। मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, चुने हुए जो नेता हैं वो ही बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो आपके तीनों सही है। करेक्ट ऑप्शन चुनने थे तो डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके एक्यूरेट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, फाइंड द करेक्ट मैथ्स, सही मैथ्स चूज करना है। पिनोचेट जिम्बाब्वे के, फर्डिनांड मार्कोस चिली के, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान, और रॉबर्ट मुगाबे फिलीपींस के। तो बेटा सही ऑप्शन है, परवेज मुशर्रफ कहाँ के थे? पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 22 आपका कि विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी 3 आपके सही होंगे, जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनविट्स ऑन ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, कि भारतीय संविधान जो है वो समानता पर आधारित समाज की परिकल्पना करता है। सही बात है, ये समानता पर आधारित समाज होना चाहिए, ये बात एकदम सही है। सेकंड आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनविजेट्स ऑन सिस्टम बेस्ड ऑन किंगशिप, कि राजत्व पर आधारित व्यवस्था जो है उसको परिकल्पना करता है, तो राजस्व का तो बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, असर्शन और रीजन, यानी अभिकथन और रीजन दिया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो असर्शन क्या है? ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ए लॉट ऑफ एट्रोसिटीज इन साउथ अफ्रीका, कि जो काले लोग थे, अश्वेत जो लोग हैं, वो क्या है, उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। भैया तो सही बात है, किए तो गए थे। द रूलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका डज नॉट बिलीव इन अपार्थाइड, और जो रंग भेद की नीति थी उस पे साउथ अफ्रीका के लीडर्स वो विश्वास नहीं करते थे। तो बेटा ए वाला तो सही है, लेकिन वो विश्वास करते थे, तो सी वाला जो है वो ऑप्शन आपका इसमें एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच कंट्री वाज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशूड इन 2002, 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है वो कहां पे लागू किया गया? तो बी ऑप्शन जो आपका पाकिस्तान है वहां पे लागू किया गया था। तो ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो होंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका 2 नंबर का है, कि डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है वो निर्णय लेने की जो क्षमता है, क्वालिटी है, उसको सुधारता है।
जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स, कि सुटेबल आर्ग्यूमेंट यानी एक सही बहस के साथ आपको क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। तो डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि डेमोक्रेसी जो है वो निर्णय लेने की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। ये किस पे आधारित है, कंसल्टेशन यानी परामर्श, और डिस्कशन है चर्चा, इसमें चर्चा और परामर्श पे आधारित है। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में डिसीजन इज नॉट मेड बाय ए सिंगल पर्सन, कोई एक व्यक्ति जो है वो निर्णय नहीं ले सकता, इंस्टेड इसके बजाय इट इन्वॉल्व्स मैनी पीपल, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें प्रतिनिधि भी शामिल हैं, हु डिस्कस एंड डिबेट द इश्यू, जो उस मुद्दे पर डिबेट भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। दिस प्रोसेस रेड्यूस द चांसेस ऑफ रश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, भाई ये जो प्रणाली है ये क्या होता है, जल्दबाजी और जो गैर जिम्मेदारी के फैसले की संभावना को कम करती है। इट ऑल्सो अलाउज फॉर ए वाइड रेंज ऑफ ओपिनियंस, भैया किस विभिन्न प्रकार के विचार और जो मत हैं टू बी कंसिडर्ड, भाई उनके को भी अवसर प्रदान करती है, लीडिंग टू ए मोर कंप्रीहेंसिव एंड वेल थॉट आउट डिसीजन, जो एक अधिक व्यापक, कंप्रीहेंसिव यानी व्यापक, और वेल थॉट सुविचारित, एक सुविचारित और व्यापक निर्णय की ओर ले जाता है। डेमोक्रेसी में आप कह सकते हो कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो उस पर डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, उसके बाद ही वो डिसीजन लिया जाता है। सिक्स है वो आपका 3 मार्क्स का होगा कि एक्सप्लेन द 3 मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। ये 3 मुख्य विशेषताएं हमें बतानी है। 3 मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, 3 मुख्य विशेषताएं हैं। कौन सा, रूल ऑफ लॉ, फर्स्ट आपका कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। किने डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में द गवर्नमेंट एंड ऑल सिटीजन्स आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, कि जो सरकार और सभी नागरिक हैं उनको सभी के समान कानून होते हैं। नो वन इज अबोव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता, एंड द लॉ इज अप्लाइड इक्वली टू ऑल, और जो कानून है वो सबके लिए समान रूप से लागू होता है। पहली विशेषता कानून का शासन है। दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, भी कह सकते हो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सबसे बड़ी विशेषता है किसकी, डेमोक्रेसी की। कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जो लोकतंत्र है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जिसमें क्या हो सकता है, सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके हारने की पूरी संभावना होती है। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, और अंतिम निर्णय लेने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो जनता द्वारा चुने गए लोगों के पास होती है। उसके बाद थर्ड नंबर है फंडामेंटल राइट्स, कि लोगों को क्या मिलते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। सिटीजन्स इन ए डेमोक्रेसी हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, कि लोकतंत्र में जो लोग हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या कह सकते हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, एंड राइट टू वोट, अपने मतदान का अधिकार। ये थी आपकी डेमोक्रेसी की विशेषताएं। फिर आता है वो क्वेश्चन नंबर 27, जहां आपको चॉइस मिलेगी, ये ध्यान रखना है। 5 मार्क्स का होगा, जो आपको इजी लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिक वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान की जो बेसिक वैल्यूज हैं, आधारभूत जो मूल्य हैं, उनका वर्णन कीजिए। या फिर व्हाई डज एनी डेमोक्रेटिक कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी अगर लोकतांत्रिक देश है उसको संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कि अपने उत्तर के समर्थन में कुछ कारण भी दीजिए। तो जो इजी लगे वो हम करते हैं।
डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ये जो बी वाला ऑप्शन था अपना, कि कोई भी लोकतांत्रिक देश है उसको संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके रीजंस हैं। फर्स्ट है आपका कि इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करता है, सरकार की जो शक्तियां हैं उनको परिभाषित करता है। ये जो गवर्नमेंट है उसके पास जो पावर्स हैं उनको डिफाइन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों की जो सीमाएं हैं उन पे लिमिट मीन्स आप कह सकते हो कि सीमाएं जो है उनको निर्धारित करता है। इंश्योरिंग दैट इट डज नॉट बिकम ऑथोरिटेरियन, और ये भी सुनिश्चित करता है ये क्या न बन जाए, सत्तावादी ना बन जाए। सबसे बड़ा जो रीजन है कि किसी देश में संविधान क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि ये जो लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो सत्तावादी ना बन जाएं। नंबर 2 है इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। नागरिकों के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करता है संविधान। कि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। संविधान जो है वो कुछ आधारभूत जो अधिकार है नागरिकों को उनकी गारंटी देता है। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पोटेंशियल गवर्नमेंट ओवररीच, और उन्हें संभावित जो सरकारी अतिक्रमण है उससे भी बचाता है। ये सरकार है उनका अतिक्रमण ना कर लें, उससे भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 3 है इट लेज डाउन द रूल्स फॉर द पॉलिटिकल प्रोसेस। कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसके लिए क्या बनाता है, नियम बनाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। संविधान जो है वो ये रेखांकित करता है कि सरकार कैसे बनेगी। हाउ इलेक्शंस विल बी हेल्ड, जो चुनाव वो कैसे होंगे। एंड हाउ लॉज विल बी मेड, और कानून का निर्माण कैसे होगा, ये कानून कैसे बनाए जाएंगे, चुनाव कैसे होंगे, सरकार कैसे चलेगी या बनेगी, उसका निर्धारण भी किसमें बताया गया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो आपका पैराग्राफ टाइप होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखना है। मिसप्रिंट है यहाँ पे 1 नंबर का। तो पहले पैसेज को रीड आउट करते हैं कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। भाई लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, कि जनता द्वारा चुने गए लोगों के पास होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कि जो लोकतंत्र है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पे आधारित होना चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। जहां पे जो वर्तमान में है, सत्ता में जो बैठे हैं, वो भी अपनी सत्ता गवा सकते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ईच अडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कि अगर डेमोक्रेसी की बात करते हो आप लोकतंत्र की, वहां कोई भी अडल्ट नागरिक है उसके का एक अधिक वोट होना चाहिए और उस वोट की वैल्यू भी समान होनी चाहिए। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड राइट्स ऑफ सिटीजन्स। एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि इन अनूप्स कंट्री द रूलिंग पार्टी कम्स टू पावर थ्रू रिगिंग इन इलेक्शंस। कि अनूप जो है उसके देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने क्या किया, चुनाव में धांधली, रिगिंग यानी धांधली, उसने चुनाव में धांधली करी है, यानी गलत तरीके से चुनाव जीते हैं। वुड यू कंसिडर अनूप कंट्री एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या आप ये कंसिडर करोगे कि अनूप का जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। गिव आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये अपने उत्तर के संबंध में आपको क्या देना है, कोई भी बहस बतानी है या कोई रीजन आपको देना है। तो बेटा सीधी सी बात है, जहां धांधली हो रही है वो लोकतंत्र है ही नहीं, उसको आप लोकतंत्र नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये आपको ध्यान रखना है कि आप कह सकते हो कि अनूप की जो कंट्री थी वो लोकतांत्रिक नहीं थी, और उसके बाद डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपना आंसर है कि नो, अनूप कंट्री वुड नॉट बी कंसिडर्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि अनूप के जो देश है उसको एक लोकतांत्रिक देश नहीं समझ सकते। ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मुख्य विशेषता लोकतंत्र की क्या है? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। द पैराग्राफ स्टेट्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ ए लूजिंग। भैया हमें पैराग्राफ में भी ये बताया गया है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पास भी हारने का अवसर होता है। रिगिंग इलेक्शंस वायलेशंस दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, और धांधली करना चुनाव के इस जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आधारभूत जो नियम है, कानून है, उसका उल्लंघन करती है। एज इट प्रिवेंट्स द पीपल फ्रॉम फ्रीली चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, क्यों? क्योंकि ये लोगों को स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिनिधि चुनाव करने से रोकती है। नंबर सेकेंड है बेटा इसमें आपका कि इन द कंट्री ऑफ आकाश, आकाश के देश में इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन टाइम, चुनाव तो समय पे हुए हैं, बट द वोट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स डू नॉट हैव द सेम वैल्यू, लेकिन वहां पर जो लोगों ने वोट डाले हैं उनकी वैल्यू समान नहीं है। वुड यू कंसिडर द कंट्री ऑफ आकाश एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या आप आकाश के जो देश है उसको एक लोकतांत्रिक देश बोलोगे? गिव आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर के संबंध में एक उसे बहस बताइए, आर्गुमेंट दीजिए। तो बेटा सीधी सी बात है कि नो, आकाश कंट्री वुड नॉट बी कंसिडर्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि आकाश का देश है उसको एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। तो द पैराग्राफ एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हमें पैराग्राफ में भी बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक है उसका एक वोट और एक वोट की मूल्य भी समान होना चाहिए। इफ द वोट्स डू नॉट हैव द सेम वैल्यू इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, अगर लोगों के पास अधिकार जो वोट है उनकी एक वैल्यू नहीं है, एक मूल्य नहीं है, तो वो जो राजनीतिक समानता का अधिकार जो है, सिद्धांत है, उसका उल्लंघन करती हैं, विच इज ए कोड टेनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जो आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी में नियम विरुद्ध है। उसके बाद बेटा इसी में थर्ड क्वेश्चन है आपका, गिव एनी टू आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के समर्थन में आपको क्या करने हैं? कोई भी दो रीजन देने हैं कि आप डेमोक्रेसी कैसे समझ सकते हो। तो टू आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी आर, फर्स्ट आपकी इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार जो है उसके लिए ज्यादा जवाबदेह है, भी जो सरकार है वो ज्यादा जवाबदेही रूप में होगी। इन डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, भी जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। इन द गवर्नमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, अगर सरकार अपनी ड्यूटियां कर्तव्य को परफॉर्म करने में असफल होती है। द पीपल हैव द पावर टू वोट देम आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, लोगों के पास ये शक्ति है कि वो अगले साल जब चुनाव हो तो उस चुनाव में उन्हें वोट देकर सत्ता से बाहर कर सकते हैं। नंबर 2 है आपका, इट इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, भाई लोगों की जो गरिमा है, डिग्निटी यानी गरिमा, लोगों की गरिमा को बढ़ाता है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, लोकतंत्र जो है वो जो राजनीतिक समानता का अधिकार है उस पर आधारित है। वेयर एवरी अडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट, जहां प्रत्येक युवा नागरिक को वोट का अधिकार है। एंड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। दिस इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ ए द वोट ऑफ द सिटीजन्स, लोगों के आत्मसम्मान और गरिमा को साथ साथ बढ़ाता है। फिर सेक्शन डी पे आते हैं हम, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, 20 मार्क्स का होगा। फर्स्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका असर्शन और रीजन का होगा, उसके आधार पे आपको नीचे वाले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो असर्शन आपका कि जापान इज ए डेवलप्ड कंट्री, जापान जो है एक विकसित देश है। और रीजन है जापान इन्वेस्टेड ऑन द ह्यूमन कैपिटल, है कि जापान ने मानव पूंजी किस पे इन्वेस्टमेंट किया है, मानव जो पूंजी है उस पे इन्वेस्टमेंट किया है, मानव पूंजी पे निवेश किया है। तो ये भी सही है कि डेवलप्ड कंट्री तो है ही है। और उसका रीजन भी क्या है कि उसने मानव पूंजी पे इन्वेस्टमेंट किया, जैसे हेल्थ केयर हो गया जो लोगों को सुटेबल लगे,
तो आपका ए ऑप्शन जो है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका 1 मार्क्स का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक गतिविधि कौन सी है इसमें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, तो वर्किंग इन बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स फॉर सेलिंग इन मार्केट ये भी इकोनॉमिक है, फैक्ट्री में काम करना भी इकोनॉमिक है, तो टीचिंग ओवन चिल्ड्रन ये ऑप्शन आपका सही है, ये कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, वही 1 मार्क का होगा 31 भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर से संबंधित कौन सा काम है। सही मैथ आपको करना है कि जो आप कह सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन, माइनिंग आपका खनन, और बैंकिंग ये आपका बैंकिंग। तो जो प्राइमरी सेक्टर कौन कौन सा होगा आपका, एनिमल हस्बेंड्री हो गया और माइनिंग। कौन सा ऑप्शन है इसमें 1 और 3 है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है कि जो माइनिंग है एनिमल हस्बेंड्री जैसे काम है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, फिशिंग हो गया फिशरमैन हो गए, ये सारे के सारे प्राइमरी वाले हैं। 32 वाला क्वेश्चन है आपका कि ह्यूमन बींग्स आर एक कैपिटल बिकॉज, कि मानव प्राणी भी क्या है, एक पूंजी है। क्यों पूंजी है, क्योंकि इट हैज नॉलेज एंड स्किल्स, इसके पास ज्ञान और कौशल है, तो बी वाला ऑप्शन आपका एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया आपका कि अनूप वर्क्स एज ए फिशरमैन, कि अनूप जो है फिशरमैन के रूप में काम करता है, तो स्टेट इन विच सेक्टर ही इज इंगेज्ड, तो प्राइमरी सेक्टर है फिशरमैन, ये ऑप्शन आपका सही है। नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल का उदाहरण कौन सा है। तो हमें वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी के बारे में बताना है। कार्यशील पूंजी कौन सी है, तो आपका जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल जो है कच्चा सामान, वो आपका वर्किंग कैपिटल में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का है, ध्यान रखना कितने नंबर का है 2। तो राइट एनी 2 एक्टिविटीज डन इन पालमपुर, कि पालमपुर की गई कोई 2 गतिविधियां आपको लिखनी है, पालमपुर की गतिविधियां। तो एक्टिविटीज इन पालमपुर, 2 एक्टिविटीज डन इन पालमपुर आर फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, एक फार्मिंग एक्टिविटी है दूसरी नॉन फार्मिंग। तो द मेन एक्टिविटीज पालमपुर इज फार्मिंग, तो मुख्य एक्टिविटी है वो कौन सी है, फार्मिंग की है। और दूसरी नॉन फार्मिंग, उसमें क्या आता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन द अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, कि जो शिक्षित बेरोजगारी ज्यादातर कहां पाई जाती है, भारत के शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, वे शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार भी हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, शहरों में। गिव सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट, भाई इस कथन के बारे में आप कुछ उपयुक्त तर्क देने हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, ये ध्यान रखना है कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, शिक्षित बेरोजगारी जो है वो मुख्यतः भारत के शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, कि देयर इज ए मिसमैच बिटवीन द स्किल्स रिक्वायर्ड, एक मिसमैच है, जो कौशल जिसकी आवश्यकता है किसके द्वारा, बाय द जॉब मार्केट एंड द एजुकेशन, जो जॉब मार्केट के द्वारा जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनके बीच मिसमैच, और द एजुकेशन और ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय अर्बन यूथ, कि शहरी युवा के द्वारा जो ट्रेनिंग और शिक्षा प्राप्त की जाती है उसमें, और जो जॉब मार्केट के द्वारा जो स्किल चाहिए उन दोनों के बीच क्या है, मिसमैच है। इसी कारण शहरों में बेरोजगारी दरें ज्यादा है। नंबर 2 है आर्ग्यूमेंट कि द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन अर्बन एरियाज इज ऑफन इनसफिशिएंट टू अब्सॉर्ब द लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल,
बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि ऐसे बेरोजगार लोग कि जो शिक्षित भी हैं लेकिन शहरों में जो जॉब्स की संख्या है, नौकरियों की संख्या, वो क्या है, इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है। ये दो रीजन है जिसके कारण शहरों में आप कह सकते हो शिक्षित बेरोजगारी की दर क्या है, ज्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, ये आपका 5 नंबर का है। ये ध्यान रखना है, जो आपको इजी लगे, यानी चॉइस की बात है यहाँ पे, अथवा में है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट सम मेजर ऑफ इलिमिनेट द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करने के जो उपाय हैं, जो दूर करने के उपाय, उनको बताना है। या फिर मेंशन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की जो भूमिका है उसको बताना है। जो आपको इसमें इजी लगे वो आप कर सकते हैं। जो शहरों में बेरोजगारी है उसको कम करने के उपाय, पहला है आपका कि प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो लघु उद्योग है, आपके जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। इंकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेसेस कैन क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि हम क्या करेंगे, अगर छोटे व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे तो वो भी क्या करते हैं, नौकरियों के अवसर है वो पैदा कर सकते हैं। नंबर 2 है, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स जो बुनियादी ढांचा है, अपना जो बुनियादी ढांचा है उस बुनियादी ढांचे में निवेश, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम कर सकते हैं। कि डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड सेक्टर्स, कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास से निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो सकते हैं। नंबर 3 आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कौशल विकास कार्यक्रम, सबसे महत्वपूर्ण है कौशल विकास कार्यक्रम, कि जितने जो शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं, उनको अगर हम स्किल एजुकेशन देते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक सुधार होगा। कि प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, आजकल आप देख रहे हो हर स्कूल में वोकेशनल टीचिंग की जाती है, यानी कि आप कह सकते हो कि व्यवसायिक जो प्रशिक्षण और कौशल है वो भी मेक द वर्कफोर्स मोर एम्प्लॉयबल, वो भी क्या कर सकती है, कार्यबल को अधिक रोजगार प्रदान कर सकती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 ने बताया था आपका 4 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के, एक 2 मार्क्स का। पैरा पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए उनके उत्तर देने हैं। तो इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत की जो हरित क्रांति है, इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल, एक नाटकीय उदाहरण है, ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, कि कैसे उन्नत उत्पादन तकनीक के रूप में व्यापक ज्ञान का जो निवेश है वो रेपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कैर्स लैंड रिसोर्सेज, भी उसने क्या किया है, जो सीमित भूमि है, सीमित भूमि संसाधनों में क्या किया है, तेजी से बढ़ा दिया, उसमें उत्पादकता को तेजी से बढ़ाया है। ये हमारे पास लैंड रिसोर्सेज कम है, उसके बावजूद प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है, उसका श्रेय हम किसको देते हैं, इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन को। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a high position than that of a material plant and machinery. और भारत की जो आईटी क्रांति है वो भी इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण है, किस बात का, कि कैसे जो मानव पूंजी है वो क्या कर सकती है, उसका महत्व है जो है वो सामग्री, मटेरियल, प्लांट, संयंत्र और मशीनरी है उससे ज्यादा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आपका, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति क्या है, तो वो हमें बताना है। तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ए पीरियड ऑफ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया, हरित क्रांति जो है भारत में जो कृषि उत्पादकता है, एग्रीकल्चर यानी कृषि प्रोडक्शन उत्पादकता, उसको बढ़ाने का वाला काल था। अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड ग्रेटर नॉलेज, जो उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी और अधिक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया गया है। उन्नत जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज और ग्रेटर नॉलेज के द्वारा हमने इसको प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें,
कि मेंशन एनी वन क्रॉप विच इज सपोर्टेड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो एक फसल का बताइए जो सबसे ज्यादा सपोर्ट की गई थी, तो बेटा सबसे ज्यादा सपोर्ट की जाने वाली फसल व्हीट यानी गेहूं। गेहूं जो है वो एक ऐसी क्रॉप है जो सिग्निफिकेंटली सपोर्टेड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आप में कि लिस्ट द फैक्टर्स दैट इनेबल ग्रीन रिवॉल्यूशन। उन कारकों की सूची बनाइए जो हरित क्रांति को संभव बनाते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो नंबर 1 है इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। भाई जो उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, उन्नत उत्पादन तकनीक कह सकते हो आप। द यूज ऑफ न्यू फार्मिंग टेक्निक्स एंड मशीनरी, कि नई कृषि तकनीक और मशीनों का उपयोग करना। नंबर 2 ग्रेटर नॉलेज, भी अधिक ज्ञान होना चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कि कृषि में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग होना चाहिए। नंबर 3 है हाई यील्डिंग वेराइटीज, मीन्स बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्में। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, जो बीज हैं ऐसे बीज होने चाहिए जो क्या करे, ज्यादा उपज दे, उच्च उपज दे सके। द इंट्रोडक्शन ऑफ सीड्स दैट प्रोड्यूस हायर यील्ड्स, ऐसे बीजों का प्रचलन जो अधिक उपज दे सकती हो। इरिगेशन फैसिलिटीज सिस्टम, या कह सकते हो कि जो आपकी सिंचाई सुविधाएं हैं, सिंचाई सुविधाएं। द डेवलपमेंट ऑफ बेटर इरिगेशन सिस्टम, उचित या बेहतर सिंचाई प्रणालियों का विकास। उसके अलावा आप और क्या कह सकते हो कि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसका उपयोग आजकल में बहुत ही ज्यादा हो रहा है, यानी उर्वरक, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक। द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स एंड इंक्रीज फर्टिलिटी। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हुआ था कि जो केमिकल इनपुट्स है, रासायनिक जो पदार्थ है, उनका उपयोग बढ़ा था किसमें, फसलों को सुरक्षित करने में और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में। तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन पेपर। टोटल आपका 80 मार्क्स क्या है, कितने मार्क्स? 80 मार्क्स, जिसमें अलग अलग पोर्शन होंगे आपके, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। हर सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन वाइज मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप उस हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर है उसको कर सकते हैं।